नमस्कार विद्यार्थियों। हम क्रमशः हॉब्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। पश्चिमी राजनीतिक विचारों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी। इसमें हम देखते हैं कि जो संप्रभुता का सिद्धांत है वह हॉब्स ने भी दिया, लॉक ने भी दिया, रूसो ने भी दिया। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ही विचारक क्रमशः एक साथ आते हैं, एक साथ इनका अध्ययन किया जाता है एवं इनके विचारों में समानता भी मिलती हैं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो काफ़ी इस तरह की इनमें विविधता भी दिखाई देती है। हालांकि इनके सिद्धांत तीनों के एक जैसे हैं, एक से बिंदु हैं। समझौते की बात तीनों ही करते हैं, संप्रभुता की बात तीनों ही करते हैं, राज्य के बारे में तीनों ही चर्चा करते हैं। तो संप्रभुता की जब बात आती है तो सबसे पहले थॉमस हॉब्स ने जो अपना विचार प्रकट किया, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण हॉब्स ने लिखा अपने शब्दों में कि व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द हैं, अर्थात कोविनेंट्स विदाउट द स्वॉर्ड्स आर बट वर्ड्स, यानी व्यक्ति की रक्षा के लिए बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द हैं। समझौते से स्थापित संप्रभु सर्वोच्च सत्ता संपन्न और निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। उसे जनता के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार प्राप्त है तथा जनता को किसी भी प्रकार से उसे चुनौती देने का या उसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सेवाइन ने इस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, हॉब्स ने संप्रभुता को उन अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जिन्हें जीन बोधा ने आवश्यक रूप से बनाए रखा था। अब इसमें बिंदु की दृष्टि से हम देखते हैं कि हॉब्स ने संप्रभुता के बारे में जो तत्व दिए हैं उसमें प्रभु वह शक्ति है जिसको एक विशाल समूह ने एक दूसरे से पारस्परिक समझौता करके इस उद्देश्य से बनाया है कि वह उनकी शांति और सुरक्षा के लिए उन सबकी शक्तियों और साधनों का आवश्यकतानुसार प्रयोग कर सकता है। यानी वह प्रभु या वह शक्तिशाली या शक्ति को धारण करने वाला संप्रभु या उस व्यवस्था को चलाने वाला प्रभु जिसको सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं जनता के द्वारा। इसमें हम देखते हैं कि पहला जो बिंदु है कि पूर्व अनुबंधों से मुक्त तथा एक ही संप्रभु। जब लोग समझौते द्वारा अनुबंध करते हैं तो वे ऐसे किसी पूर्व अनुबंध द्वारा बंधे हुए नहीं रहेंगे तथा राज्य में केवल एक ही संप्रभु रहेगा। फिर है अपरिवर्तनीय। एक बार जिन लोगों ने समझौते द्वारा किसी राजा को अपना संप्रभु बना लिया, बिना उसकी पूर्व स्वीकृति के उनके राजत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह की हॉब्स ने बाध्यताएं कर दी हैं। ये पूरी तरह से अधेयता भरा हुआ है। जिस व्यक्ति के पास संप्रभुता है उससे लेकर वह किसी दूसरे को प्रदान नहीं की जा सकती। यानी संप्रभु को जो दी गई शक्तियां हैं वे अधेय हैं, किसी को उन्हें प्रदत्त नहीं किया जा सकता। अनुत्तरदायी। चूंकि संप्रभु स्वयं समझौते का पक्ष नहीं है, अतः वह जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। वह किसी भी शर्त से बंधा हुआ नहीं है तथा राज्य का कोई व्यक्ति उसकी अधीनता से मुक्त नहीं हो सकता। यानी कोई भी व्यक्ति उस राज्य में निवास करता है वह उसकी अधीनता से जकड़ा होगा
उसके अधीन बाध्य होगा, वह किसी प्रकार से फ्री नहीं रह सकता है। फिर है इसमें संप्रभु अन्यायी नहीं हो सकता, क्योंकि संप्रभुता के संपूर्ण कार्य लोगों के ही अपने कार्य हैं, इसलिए संप्रभु द्वारा किसी के साथ अन्याय करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अगला है संप्रभु दंड से ऊपर। संप्रभु को या जो भी शक्तिशाली है, जो सोवरेनिटी पूर्ण है, अथॉरिटी जिसको प्राप्त है, संप्रभु वह कहलाता है। उसको कोई भी दंडित नहीं कर सकेगा, वह सभी दंडों से परे है, ऊपर है, क्योंकि संप्रभु कोई अपराध ही नहीं करता है। करता तो वह है, करता तो वह दंड का भागी कैसे हो। यदि दंड अनिवार्य है तो जनता को दिया जाना चाहिए, यानी उसके ऊपर दंड की शक्ति किसी प्रकार से लागू या प्रभावी नहीं हो सकती। हॉब्स ने लोगों की संपत्ति पर पूरा अधिकार करने की संप्रभुता के अंतर्गत बताई है। हॉब्स कहते हैं कि संपत्ति पर संप्रभु का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि बिना राज्य के संरक्षण के कोई भी संपत्ति आदिम अवस्था द्वारा लूटी जा सकती थी। इस तरह की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उनको आधार मान करके हॉब्स ने यह संभावना जाहिर की और उस आदिम अवस्था के बारे में बताया कि जो लोगों की संपत्ति है उस पर पूरा अधिकार उस संप्रभु का ही होगा। कानून व न्याय का स्रोत। संप्रभु किसी भी कानून या निर्माण करने की, जो बनाने की क्षमता है वह रखता है और उनमें परिवर्तन करने की भी क्षमता रखता है। उसे कोई भी कानून किसी भी तरह से बांध नहीं सकता है, अपनी नियंत्रण में नहीं ले सकता है। इसलिए कानून उसके आदेश हैं। वह हर प्रकार से न्याय को करने का अधिकारी है, अर्थात लोगों के विवादों को सुनना और प्राकृतिक या नागरिक कानूनों द्वारा उन पर निर्णय देना उसका या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों का एक जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है। फिर है इसमें सर्वोदय शक्ति। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो संप्रभु को प्राप्त नहीं हो। वह कानून का निर्माता तथा प्राकृतिक अधिकारों को प्रदान करने वाला है। वही प्रशासन को प्रमुख एवं न्याय का स्रोत बिंदु है, स्रोत का स्थल है। उसके कार्यों की कोई सीमा नहीं है। फिर अगला बिंदु है अविभाज्य। सरकार के तीनों अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक ही संप्रभु के हाथ में होनी चाहिए। उनके अलग करने से अशांति पैदा होगी और इन तीनों शक्तियों में कोई भी विभाजन नहीं होना चाहिए। यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की जो एकीकृत आंगिक दृष्टि है वह पूरी तरह से एकीकृत होना या समेकित होना अत्यंत आवश्यक है और उनकी शक्तियों में किसी प्रकार का कोई विभक्तीकरण, विभाजन नहीं होना चाहिए। अंतिम है असीमित। संप्रभु की शक्तियों की कोई भी सीमा नहीं है, लिमिटलेस हैं। वह नागरिक व संवैधानिक कानूनों का स्रोत है और प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने वाला है। वह कानूनों की सीमा से परे है, क्योंकि कोई कानून उसे बांध नहीं सकता। न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। तो ये जो बिंदु हैं ये मूल रूप से हॉब्स के संप्रभुता वाले सिद्धांत को एक बड़ा स्वरूप प्रदान करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि हॉब्स का जो संप्रभु शासन और प्रशासन की जो सर्वोच्च सत्ता है, निरंकुश है, वह राज्य सत्ता का प्रयोग करके नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकने का अधिकारी भी है और सामर्थ्यवान है। बेपर ने इस संबंध में लिखा है, हॉब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है। हॉब्स ने अंग्रेजी में इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। हिज यानी हॉब्स वर्क इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीट सॉवरेनिटी इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। तो इस प्रकार से हॉब्स का जो संप्रभुता का सिद्धांत है
वह अपने आप में एक पहला सिद्धांत है जो इस तरह के विचारों को रखने वाला है। बाद में फिर अनेक विद्वानों के द्वारा विभिन्न जो राजनीतिक शास्त्री हुए उन्होंने अपने अपने तरीके से संप्रभुता की चर्चाएं की, व्याख्याएं दी। तो ये अपने आप में एक विशेष स्थान इस दृष्टिकोण से रखता है। और हम इसमें देखते हैं कि जो हाब्स का जो संप्रभुता का सिद्धांत है वह एक इस तरह के विचारों को समेकित किए हुए है जो कि उस संप्रभु के आदेश के पालन मानने, उसको निर्धारित करने या एक विधि को लागू करने वाला, या वह एक न्याय का अधिपति है और उन शक्तियों के विभक्तिकरण में कोई विश्वास नहीं है। एकमात्र वह अधिष्ठाता है, चाहे वह सैनिक है या असैनिक है, कोई सी भी इस तरह की शक्ति हो विधि को लागू करने का या विधि का निर्माता है, यानी वह सर्वशक्तिमान है संप्रभु। इसीलिए उसको कहा गया है संप्रभु के आदेश सर्वमान्य हैं, सभी को पालन करने होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बोधा का जो संप्रभुता का सिद्धांत है वह भी इन्हीं हॉब्स के सिद्धांतों पर आधार मान करके एक अपना विशेष स्थान रखता है। तो इस तरह से ये जो संप्रभुता का सिद्धांत है, वैचारिक दृष्टिकोण है हॉब्स का, हम यहीं इसको विराम देते हैं। धन्यवाद।